नमस्कार। मुद्दे की बात में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस को हवा दे दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है। पीएम के बयान से देश भर में बहस छिड़ गई है, क्योंकि विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी मुद्दा उठाने का आरोप लगाया है। इस मुद्दे पर विपक्ष के एकजुट रहने के आसार कम ही हैं। दरअसल इस मुद्दे पर विपक्षी दल को गुटों में बंटता नजर आ रहा है। जहां पर दिल्ली पंजाब की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुखालफत कर रहे हैं और पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाने का आरोप लगा रहे हैं। आपको बता दें कि इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी का कड़ा विरोध किया है। वहीं शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने यूसीसी पर न्यूट्रल रुख अपनाते हुए कहा कि हम इसका ना तो विरोध करेंगे और ना ही समर्थन करेंगे। पीएम मोदी ने भोपाल में बीजेपी के कार्यक्रम में कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि यूसीसी को देश के लिए उन्होंने काफी जरूरी बताया है। वहीं पर पीएम मोदी के इस बयान से पहले लॉ कमीशन ने यूसीसी पर धार्मिक संगठनों और जनता की राय मांगी थी। लॉ कमीशन के इस कदम के बाद शिवसेना नेता उद्धव ठाकरे ने भी यूसीसी का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि हम समान नागरिक संहिता का समर्थन करते हैं, लेकिन जो लोग इसे ला रहे हैं उन्हें यह नहीं सोचना चाहिए कि इसमें सिर्फ मुसलमानों को परेशानी होगी, बल्कि इससे हिंदुओं को भी दिक्कत होगी और कई सवाल उठेंगे। आपको बता दें कि यूसीसी सभी धर्मों के लोगों के लिए व्यक्तिगत कानूनों को एक समान संहिता रखने का विचार है और व्यक्तिगत कानून में विरासत, विवाह, तलाक, चाइल्ड कस्टडी और गुजारा भत्ता जैसे कई पहलू शामिल हैं। हालांकि वर्तमान में भारत के व्यक्तिगत कानून काफी जटिल और विविध है और प्रत्येक धर्म अपने विशिष्ट नियमों का पालन करता है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे क्योंकि ये मुद्दा काफी अहम हो गया है और यूसीसी को लेकर आपको बता दें कि जहां एक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मुखर नजर आ रहे हैं, तो तमाम जो विपक्षी पार्टियां हैं आपको बता दें कि यूसीसी का मुद्दा एक बार फिर चर्चाओं में है, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार यूसीसी को फिर से हवा दी है, तो वहीं कई विपक्षी दल इसके समर्थन में नजर आ रहे हैं। कुछ तो ना विरोध करना चाहते हैं और ना ही सहमत होना चाहते हैं, और कुछ पार्टियां ऐसी हैं जो इसका खुलकर विरोध भी कर रही हैं। अब इसे लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव है, इसलिए प्रधानमंत्री यूसीसी पर बातचीत करेंगे। मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं अनिल जैन जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, और अनिल जैन जी वरिष्ठ पत्रकार हैं, वो भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रवेश शर्मा हमारे संवाददाता दिल्ली से हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। शुरुआत प्रवेश आपसे करूंगी मैं। फिलहाल 2024 के लोकसभा चुनाव हैं और भोपाल में प्रधानमंत्री का ये भाषण कहीं ना कहीं विपक्षी दल जो हैं वो इसका खुलकर विरोध करते नजर आ रहे हैं। कुछ ऐसी पार्टियां भी हैं जो इसका ना विरोध करना चाहती हैं, ना ही समर्थन करना चाहती हैं। क्या कुछ जानकारी है इसको लेकर फिलहाल? जी बिल्कुल, देखिए मैं आपको बता दूं, जैसे ही भोपाल में एक जनसभा के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने ये बयान दिया था कि यूसीसी को पूरे देश में लागू होना चाहिए, और ये सुप्रीम कोर्ट भी कई बार बोल चुका है। लेकिन इस मुद्दे को लेकर विपक्ष लगातार जो है हमलावर है, और उसमें सबसे बड़ी जो मैं बात करूं हमलावर पार्टी में, वो कांग्रेस है। कांग्रेस के कई दिग्गज नेता हैं जो बार बार सवाल उठा रहे हैं, जिसमें सबसे पहला नाम मैं जयराम रमेश का लूंगा, जो बार बार इस बात को बोल रहे हैं कि प्रधानमंत्री को यूसीसी की आज क्यों याद आई है। उन्होंने 9 साल का कार्यकाल कर लिया, उससे पहले उन्होंने इस ओर बिल्कुल भी नहीं सोचा, और उनको ऐसा नहीं लगा कि इस ओर कोई कदम उठाना चाहिए या ये कहे कि इस ओर कोई काम करना चाहिए। लेकिन जैसे ही लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा है, तो वो इस मुद्दे को जो है गर्म कर रहे हैं, ताकि
बीजेपी के हाथ जो है बैठे बैठाए एक मुद्दा लग जाए। और दूसरी बड़ी बात मैं बता दूं कि राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल है, जिन्होंने इसी इसी मुद्दे को जो है प्रमुखता के साथ उठाया और उन्होंने सवाल किया है कि जब 9 साल तक प्रधानमंत्री मोदी को यूसीसी की याद नहीं आई थी, तो अब याद क्यों आ रही है? ये सारा खेल 2024 की लोकसभा की बिसात बिछाने के लिए किया जा रहा है और इसमें इसमें कोई दोहराए नहीं है। ये बार बार कपिल सिब्बल ने भी सवाल किया है। जी ठीक है, आएंगे वापस आपके पास। अनिल जैन जी का मैं यहाँ पर रुख करना चाहूंगी। अनिल जैन जी, कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? यूसीसी जहाँ एक और सभी के लिए एक कानून की बात करता है और प्रधानमंत्री ने इसका एक बार फिर जिक्र किया, और उत्तराखंड की अगर हम बात करें तो वहां पर इसको लागू करने की तैयारी है। हालांकि उत्तराखंड की जब हमने बहुत बार चर्चाएं की हैं तो उसमें ये निकलकर सामने आया कि केंद्र इसे लागू क्यों नहीं करता। कई विपक्षी दलों ने ये बात कही कि केंद्र अपनी तरफ से लागू करे, और आम आदमी पार्टी का मुझे ठीक ठाक समर्थन मिला है, इसको देखने में पता चला। लेकिन अब ये केंद्र की तरफ से अगर लागू होता है, लेकिन कई विपक्षी दल हैं जो इसके समर्थन में नजर नहीं आ रहे हैं। कैसे देख रहे हैं इस मुद्दे को? देखिए, कोई भी राज्य सरकार इस बारे में कोई भी प्रस्ताव पास कर ले या कानून बना ले, लेकिन उससे कोई फर्क पड़ना नहीं है, क्योंकि ये केंद्र का विषय है। और केंद्र सरकार जब इस बारे में कोई कदम उठाएगी, वही क्या बोले देश में क्या बोले लागू हो सकेगा। इसलिए किसी राज्य सरकार का इस बारे में विधानसभा में प्रस्ताव पास करना और ये कोई मायने नहीं रखता, ये सिर्फ शगुफेबाजी है। और जहां तक केंद्र सरकार का सवाल है, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है कि 9 साल तक क्यों नहीं याद आई। अब चूंकि लोकसभा के चुनाव नजदीक है, 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव नजदीक है, इसलिए ये निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी का एक चुनावी हथकंडा है और वो हर चुनाव ऐसी ही विभाजनकारी मुद्दों पर लड़ते हैं। और 2019 के का चुनाव भी वो पूरे ध्रुवीकरण करके लड़ना चाहते हैं, और इसीलिए अब जो है वो समान नागरिक संहिता की बात कर रहे हैं। ठीक है, अनिल जैन जी, मैं यूसीसी पर आपकी राय चाहूंगी कि जिस तरीके से यूसीसी एक बार फिर से मुद्दा शुरू हो चुका है और सवाल विपक्षी दल कह रहे हैं कि 9 साल से प्रधानमंत्री जी ने को यूसीसी की याद नहीं आई। अब जब लोकसभा चुनाव नज़दीक आ गए हैं तो उनको ये याद आ गया है कि भाई एक समान कानून सभी के लिए होना चाहिए, एक भारत एक कानून। जी यशी जी, मैं भी उनके साथ अपनी आवाज को जोड़ना चाहूंगा कि अगर ये मुद्दा इतना ही जरूरी था तो 9 साल से प्रधानमंत्री जी ने इसका जिक्र तक क्यों नहीं किया, जैसे और मुद्दों का जिक्र करते रहते हैं। देखिए, असलियत ये है कि ये सरकार हर मोर्चे पे फेल हो चुकी है। महंगाई से जो है जनता त्राही त्राही कर रही है, किसान परेशान है, किसानों को कुछ मिल नहीं रहा, लेकिन आम आदमी को वही टमाटर जो है वो 100 रुपए किलो से ऊपर मिल रहा है, किसान को 5 रुपए नहीं मिलते। और बेरोजगारी इतनी है, जब इतनी पिछले 45 वर्ष में इतनी बेरोजगारी कभी रही नहीं। तो ये जो जरूरी मुद्दे हैं, गरीब और अमीर के बीच की खाई है, और उसमें क्या मुद्दे लेके जाएं, तो ये प्रधानमंत्री जी जिसको कहते हैं कि भाषण देने में इनका कोई सानी नहीं है, मेरे ख्याल विश्व में सबसे बढ़िया भाषण देते हैं और जनता का मन मोह लेते हैं। तो वो इकबाल साहब का एक शेर भी है कि इकबाल बड़ा मनमोहक है, मन मोह लेता है बातों से, और गुफ्तार का गाजी बन तो गया, किरदार का गाजी बन ना सका। यानी जो डिलीवरी थी सरकार की, जो महंगाई पे, बेरोजगारी पे, वो नहीं हो पाई। तो लोगों का ध्यान भटकाने के लिए ये मुद्दा को उठाया जा रहा है। और नहीं तो क्या कर्नाटक में बजरंग बली नहीं चले इसलिए अब ये यूसीसी शुरू हो गया है कि अब भगवान नैया पार नहीं लगा रहे हैं तो यूसीसी पार लगा दे? नहीं, वही आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, लेकिन कर्नाटक से सबक लेना चाहिए कि वहां बजरंगबली नहीं चले। और ये जो एक रूपता की बात है, मैं कर्नाटक के कुछ पत्रकारों से बात कर रहा था, वहां एक मुद्दा बहुत जबरदस्त था जिसका मीडिया में ज्यादा जिक्र नहीं हुआ, लेकिन ग्राउंड लेवल पे था। कर्नाटक के लोग कहते थे कि हमारे ऊपर हिंदी थोपने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक मुद्दा था वहां पे, जिसकी वजह से बीजेपी के खिलाफ लोगों ने वोट दिया। तो जब ये चीजें एक रूपता थोपने की कोशिश की जाएगी तो उसका कहीं ना कहीं प्रतिक्रिया होगी जनता में। और भारत तो जो है, ये तो एक जिसको कहते हैं यूरोप से ज्यादा विविधता वाला देश है। एक देश है, यूरोप में 44 देश हैं, लेकिन उससे बड़ा क्षेत्रफल है, उससे ज्यादा विविधता है, खान पान की, धर्म की, जाति की, भाषा की। तो यहाँ एक रूपता में करना, और आपने हमने देखा कि जो हमारी महामहिम है राष्ट्रपति मोदी जी,
उनको मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया जाता, जो आर्म्ड फोर्सेस की सुप्रीम कमांडर है। तो हमारे हिंदू धर्म में भी एक कॉमन सिविल कोड होना चाहिए ना, कि हर एक को अधिकार होना चाहिए मंदिर के अंदर जाने का या पुजारी बनने का। तो हिंदू धर्म में भी एक रूपता नहीं है अभी तो। जी ठीक है, वापस आती हूँ मैं अनिल जैन जी आपके पास। अनिल जैन जी का रुख करते हैं। अनिल जैन जी, मैं आपसे यहाँ पर ये भी समझना चाहूंगी कि कई विपक्षी दल जो हैं वो उसके फेवर में नहीं हैं, लेकिन कई विपक्षी ऐसे दल हैं जो फेवर में भी हैं और उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, और कुछ ऐसे हैं जो इस पर अपना रिएक्शन ही नहीं देना चाहते हैं। ऐसे लोगों के लिए क्या कहना चाहते हैं? जिसमें मैं सबसे पहले बात आम आदमी पार्टी की करना चाहूंगी। आम आदमी पार्टी यूसीसी के खिलाफ भी नहीं है। नहीं, आम आदमी पार्टी भारतीय जनता पार्टी के किसी मुद्दे के खिलाफ नहीं है, सिवाय दिल्ली को लेकर जो अध्यादेश आया है उसके अलावा। अभी तक आम आदमी पार्टी ने जितने भी फैसले किए हैं, हाँ, और आम आदमी पार्टी का उसको समर्थन रहा है। वो चाहे कश्मीर से अनुच्छेद 370 को बेअसर करना, कश्मीर को 2 भागों में बांटना, उसका उन्होंने समर्थन किया खुलकर। नोटबंदी का उन्होंने समर्थन किया। 3 कृषि कानून जो बने थे उसका भी उन्होंने जो है वो समर्थन किया और अपनी असेंबली में पास करवाए। तो आम आदमी पार्टी का बुनियादी तौर पर भारतीय जनता पार्टी के किसी भी मुद्दे से कभी मतभेद नहीं रहा है, और वो हमेशा साथ में रहे हैं। तो इसलिए इस बार भी अगर वो इस मुद्दे पर साथ में है तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं। दूसरी पार्टियों का सवाल है तो ये निश्चित रूप से है कि क्या बोले, भारतीय जनता पार्टी ने देश में जिस तरह का माहौल बनाया है और नफरत का और ध्रुवीकरण का, तो उसमें कई पार्टियां दबाव के चलते या तो अपने आप को तटस्थ बनाए रखेगी इस मुद्दे पर, या वो समर्थन करेगी। और लेकिन जहां तक ये सही है कि हमारे संविधान में के नीति निर्देशक जो तत्व है उसमें समान नागरिक संहिता की बात कही गई है कि राज्य जो है वो ऐसी स्थितियां पैदा करे कि समान नागरिक संहिता लागू हो सके। लेकिन भारत जैसे देश में ये कतई संभव नहीं हो सकता। इसका सिर्फ मुस्लिम समुदाय या दूसरे अल्पसंख्यक समुदाय ही विरोध नहीं करेंगे, हिंदुओं में भी क्या बोले कई वर्ग जो है वो इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आदिवासी समुदाय जो है हमारे अलग अलग क्षेत्रों में उनके अपने कानून हैं, उनके अपने जो है वो रीति रिवाज हैं, इसलिए वो इसे कभी जो है वो स्वीकार नहीं कर पाएंगे। और ये देश में जो है वो एक तरह से गृह युद्ध की स्थिति पैदा कर देगा सरकार का ये कदम। अनिल जैन जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहूंगी और समझना भी चाहूंगी कि देखिए, विपक्ष के साथ एक बहुत बड़ी समस्या है जो हमने पिछले चुनाव में भी देखी थी और हम वापस अभी फिर देख रहे हैं। विपक्ष को जैसे तैसे करके एक किया जाता है। ममता बनर्जी ने बहुत कोशिश की, फिर ममता बनर्जी ने हाथ खड़े कर दिए। अभी ये कमान अरविंद केजरीवाल चाह रहे थे कि विपक्ष एकजुट हो जाए, फिर उन्होंने शुरू की। नीतीश कुमार ने बहुत कोशिश की, ऑटोमेटिकली बट जाते हैं, जैसा कि हम अभी भी देख रहे हैं। विपक्ष 2 गुट में बट चुका है। एक गुट कह रहा है कि हम साथ में हैं, एक गुट कह रहा है हम साथ में नहीं है। और मुझे लगता है ये कहीं ना कहीं बीजेपी को प्लस पॉइंट हो सकता है, क्योंकि जब विपक्ष के विचार मिलेंगे नहीं, एक खेमा कह रहा है कि हम साथ में हैं, एक खेमा कह रहा है हम साथ में नहीं है, तो ये चुनाव में एकजुटता का जो संदेश देने की बात समय समय पर आती है, मुझे लगता है ये विपक्ष के लिए हमेशा नुकसानदायक साबित होता है। ऐसा है, जितनी अगर हम चाहें कि 100% एकता हो जाए, वो तो कभी होती नहीं, एब्सोल्यूट का। और मैं समझता हूं कि 3 प्रदेशों में भी एकता हो गई। महाराष्ट्र में ऑलरेडी एकता है, बिहार में है, एक उत्तर प्रदेश में अगर और एकता हो गई तो वो सफिशिएंट हो गई बीजेपी और मोदी की सरकार को हटाने के लिए। बाकी आप देखिए, हिमाचल है, हरियाणा है, आपका उत्तराखंड है, राजस्थान, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यहाँ तो कांग्रेस अकेली काफी है बीजेपी से मुकाबला करने के लिए। कर्नाटक में भी देखा, केरल में कोई जरूरत नहीं है, तमिलनाडु में कोई पहले ही एक गठबंधन बना हुआ है जो बहुत ताकतवर है, तो बहुत ज्यादा एकता की जरूरत भी नहीं, और 100% एकता कभी होगी भी नहीं। और जहां तक आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, आम आदमी पार्टी का नाम लिया, आम आदमी पार्टी का और अरविंद केजरीवाल का एक वोटर ऐसा है जो लोकसभा में तो बीजेपी को वोट देता है, मोदी जी को वोट देता है, हाँ। और वही वोटर जो है वो विधानसभा में अरविंद केजरीवाल को वोट बिल्कुल देता है। तो आपको मैं बताऊं कि तीसरे नंबर पे 2019 के चुनाव में आम आदमी पार्टी के जो लोकसभा के उम्मीदवार थे वो 5 जगह, 7 में से 5 जगह तीसरे नंबर पे रहे थे, जमानतें जब्त हुई थी।
18% टोटल वोट मिला था उनको। हम्म। तो वो उस वोटर के मद्देनजर, क्योंकि बड़ा नाजुक मामला है केजरीवाल जी के लिए, तो उस वोटर के मद्देनजर इस तरह के ध्रुवीकरण की जब बात आती है तो वो सॉफ्ट हिंदुत्व की बात करते हैं। वो मंदिर जाकर के हनुमान चालीसा पढ़ना शुरू कर देते हैं। हाँ। गुजरात के चुनाव में कहते हैं हम लक्ष्मी और गणेश जी की फोटो लगनी चाहिए, बिल्कुल। महात्मा गांधी की फोटो की जगह नोट के ऊपर। अरविंद तो वो अपना केजरीवाल जी अभी सॉफ्ट सीख रहे हैं। जी जी, मुझे जी, लगता है जी, मोदी जी से ही सीख रहे हैं वो। जी जी जी। चलिए चर्चा को जी। आगे बढ़ाएंगे, आप सभी हमारे साथ बने रहिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी की, जहां एक और प्रधानमंत्री ने एक बार फिर यूसीसी का मुद्दा छेड़ दिया है तो विपक्ष दो खेमे में बंटता हुआ नजर आ रहा है। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होता है। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी की, जहां पर पीएम मोदी ने यूसीसी को लेकर एक बार फिर राजनीतिक बहस को हवा दे दी है। प्रधानमंत्री मोदी ने मंगलवार को भोपाल में कहा था कि भारत दो कानूनों पर नहीं चल सकता और समान नागरिक संहिता संविधान का हिस्सा है। पीएम के बयान से देश भर में बहस छिड़ गई और क्योंकि विपक्षी नेताओं ने पीएम मोदी पर कई राज्यों में चुनाव नजदीक आने पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी की सत्ताधारी आम आदमी पार्टी ने समान नागरिक संहिता को सैद्धांतिक समर्थन देने का ऐलान किया, तो वहीं कांग्रेस समेत तमाम विपक्षी दल मुखाफलत करते हुए नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी पर राजनीतिक लाभ के लिए यूसीसी का मुद्दा उठाने का आरोप लगा रहे हैं। इसके साथ ही इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी यूसीसी का कड़ा विरोध किया है। आपको बता दें कि शरद पवार की पार्टी एनसीपी ने यूसीसी पर न्यूट्रल रुख अपनाते हुए कहा है कि हम इसका ना तो विरोध करेंगे और ना समर्थन करेंगे। आज हम इसी पर चर्चा कर रहे हैं कि आखिर यूसीसी क्या एक महज राजनीतिक मुद्दा बनकर रह गया है? क्या ये 2024 का चुनावी एजेंडा है? प्रवेश का रुख करते हैं। प्रवेश, दिल्ली की अगर हम बात करें, अगर हम बात करते हैं अलग अलग राज्यों की भी, तो वहां से क्या इनपुट है कि इस यूसीसी को लेकर आम जनता की क्या राय है? क्या इसको लेकर कोई रिपोर्ट है कि आम जनता इस पर अपना किस तरीके से किस दृष्टिकोण से देख रही है? इसमें भी मैं बता दूं, विपक्ष की तरह जो है थोड़ा सा बिखराव है। कुछ लोगों का कहना है कि एक देश में एक कानून होना चाहिए, समान कानून होना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन वहीं कुछ लोगों की ये भी राय है कि ये जबरदस्ती थोपने वाली बात है। और ये अलग अलग धर्मों की बात करूं, अलग अलग वर्गों की बात करूं, तो उसमें अलग अलग राय निकलकर सामने आ रही है। कुछ लोगों का मानना है कि ये बिल्कुल ठीक होगा, इसके बहुत फायदे होंगे। कुछ लोगों का मानना ये भी है कि ये हमारे ऊपर एक तरीके से थोपना होगा, जो क्योंकि मैं बात करूं मुस्लिम पर्सनल, मुझे तो लगता है प्रवेश, कुछ लोगों को तो अभी यूसीसी के बारे में पता भी नहीं होगा। ये एक बहुत मुझे लगता है कि एक लंबा चौड़ा शब्द है लोगों के लिए, लेकिन जिसके बारे में जानकारी नहीं है, इसके होने, एक धड़ा तो ऐसा भी है जिसके होने ना होने से किसी को फर्क ही नहीं पड़ता। जी देखिए, मैं आपको बता दूं, दिल्ली में ऐसा तबका तो मुझे लगता है कि वो कम संख्या में है, लेकिन ऐसे लोग बहुत हैं जो इसके मामले में इस मुद्दे की बहस को सुन चुके हैं और छेड़ चुके हैं और उसके साथ अपनी राय भी प्रकट करने लगे हैं। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बता दूं, लोगों का कहना यही है कि देश में किसी प्रकार से सांप्रदायिकता का माहौल नहीं बनना चाहिए। चाहे उसके लिए आप कोई भी योजना बनाइए या कोई नया कानून लाइए, लेकिन वो सब एक अच्छे वातावरण में होना चाहिए जिसमें सबकी सहमति होनी चाहिए। इसके बिना किसी भी कानून को जबरदस्ती लाना या थोपना, ये एक गलत है। ये भी लोगों की राय में शामिल है और मैंने आज सुबह भी कई लोगों से इस पर चर्चा की। जी ठीक है। अनिल जैन जी, आपको क्या लगता है कि यूसीसी क्या 2024 के लिए काफी होगा? देखिए, आप जो ये बार बार ये आप जो कह रही है कि विपक्ष इस पर दो खेमों में बढ़ गया है, तो मेरा इसमें यह कहना है कि आम आदमी पार्टी का मतलब विपक्ष नहीं होता है। या एनसीपी अगर तटस्थ रहने की बात कर रही है तो एनसीपी का मतलब भी विपक्ष नहीं होता है। देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी कांग्रेस, वो इसके खिलाफ है। तृणमूल कांग्रेस इसके खिलाफ रहेगी। तमिलनाडु की जो द्रविड़ पार्टियां हैं दोनों, वो इसका समर्थन नहीं कर सकेंगी। बिहार में जनता दल यूनाइटेड और राष्ट्रीय जनता दल, वो इसका समर्थन नहीं करेंगे। तो उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी, बहुजन समाज पार्टी इसका समर्थन नहीं करेगी। तो ये कहना तो बिल्कुल गलत है कि विपक्ष इस मुद्दे पर दो खेमों में बढ़ गया है। और जहां तक चुनाव में इसके मैटर करने का सवाल है, तो मुझे नहीं लगता कि चुनाव में ये कोई बहुत ज्यादा प्रभावित करेगा। तो अगर ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करने वाला है, तो फिर ये चुनावी मुद्दा कैसे हुआ?
2024 के लिए? ये बीजेपी को ऐसा लग रहा है कि हम इसके सहारे जो है वो हम चुनावी नैया पार कर लेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि ये कोई ये बहुत ज्यादा ऐसे उनके नहीं लिए अनिल जी, ये ऐसे भी तो हो सकता है ना कि विपक्ष ऐसा मान रहा हो कि ये चुनावी एजेंडा है। अगर हमें आपको ये बात पता है कि ये इतना ज्यादा इफेक्ट नहीं करेगा या ये इतना काम नहीं करेगा, और बीजेपी का तो हम जानते ही हैं कि वहां पर तो चाणक्य बैठे हैं, क्या उन्हें नहीं पता कि इसकी रणनीति आगे किस तरीके से काम करेगी या नहीं करेगी? नहीं तो विपक्ष ये प्रतिक्रिया तो देगा ना। विपक्ष चुप तो रह नहीं सकता इस मुद्दे पर कि वो बोलेगा नहीं। विपक्ष ये तो कहेगा कि ये चुनावी हथकंडा है। ये क्यों नहीं कहेगा विपक्ष? और जहां तक जनता के बीच में इसका, तो जनता में ये देश में इतनी जातियां हैं, इतने संप्रदाय हैं, इतने धर्म हैं कि कोई इसे स्वीकार वो नहीं करेगा। ये सिर्फ शहरी जो मिडिल क्लास है और अपर कास्ट है, ये उसको अपील कर सकता है ये मुद्दा। लेकिन मुझे नहीं लगता, क्योंकि पूरा देश जो है वो इतनी जातियों में बटा हुआ है, इतनी विविधताओं में बटा हुआ है। यहाँ हमारे देश में एक कानून संभव ही नहीं है। और अनिल मेरा जैन सवाल जी, ये है कि एक कानून समान कानून के बजाय इतना डिस्क्रिमिनेशन है हमारे समाज में जातियों के बीच में कि अभी राष्ट्रपति जगन्नाथ मंदिर में गई थी, उनको अंदर नहीं जाने दिएगा। उसके पहले राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद थे, उनको जगन्नाथपुरी के मंदिर में प्रवेश नहीं करने दिया गया था। तो आप जो है वो कैसे इस देश में एक कानून अनिल जैन जी, लागू आपका हो सकता रिएक्शन है? चाहूंगी मैं इस पर। जी बिल्कुल ठीक है, मैं जैन साहब के साथ बिल्कुल सहमत हूँ। और देखिए, असली बात यह है कि कोई जनता का आंदोलन हो रहा है क्या इस समय के जो यूसीसी के लिए हो? कोई जनता से आवाज आ रही है? हम किसान आंदोलन देख रहे हैं, हम पहलवानों का आंदोलन देख रहे हैं, हम और आंदोलन कई देख रहे हैं बेरोजगारों की तरफ से, लेकिन महंगाई के खिलाफ आंदोलन है, लेकिन जनता की तरफ से तो ये मुद्दा आ नहीं रहा। अब मोदी जी चाहते हैं कि पूरा विपक्ष उनके पीछे, हाँ, मोदी जी ये चाहते हैं कि सारा विपक्ष उनके पिच पे आकर के खेले, और विपक्ष इतना समझदार है कि वो इसको नैरेटिव नहीं बनने देगा। वो कास्ट सेंसस की बात करेगा, वो महंगाई की बात करेगा, वो बेरोजगारी की बात करेगा। इस मुद्दे पे ज्यादा आप इसलिए देख रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग रिएक्शन नहीं आएगा इसी वजह से, क्योंकि अगर इसको ज्यादा नैरेटिव बना दिया और यही मुद्दा बना दिया चुनाव में, और मोदी जी भी यही चाहते हैं। मैं देख रहा था बहुत सारे जो मुस्लिम संगठन हैं वो कह रहे हैं हम इसके खिलाफ सड़कों पे नहीं आएंगे। ठीक है, अपनी राय तो रखेंगे, अपनी प्रतिक्रिया देंगे, हाँ जी, लेकिन कोई ऐसा नहीं कि सड़कों पे आके आंदोलन करके इसको 2024 का मुद्दा बना दे लोकसभा के चुनाव का। तो सब समझदार हैं अब की बार, और वो कोई भी मोदी जी के पिच पे आकर के गेम नहीं खेलेगा। जी चलिए देखते हैं कि ये कितना बड़ा मुद्दा आगे जाकर बनता है। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। और मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे हैं यूसीसी पर। जिस तरीके से रार छिड़ गई है, एक और जहां प्रधानमंत्री ने यूसीसी का जिक्र भोपाल में किया, तो उसके बाद में विपक्षी खेमे में हलचल मच गई है, और विपक्ष भी दो खेमों में बंटा हुआ नजर आ रहा है। एक खेमा इसके समर्थन में है तो एक खेमा इसके अलग है। कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस इसके बिल्कुल विरोध में है। तो ऐसे में देखना होगा कि क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में यूसीसी बड़ा मुद्दा बन सकता है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।